वो तो यही सोचेंगे कि हमारा बेटा बेटी खराब है, दुनिया को नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्ही को नहीं नौकरी मिल रही, तुम कहते हो सिस्टम में खराबी है। मेरे घर वाले भी यही कहा करते थे, परमानेंट नहीं हो रहा है, इसी में कोई कमी होगी। ये बात बताइए कि आप अगर कामयाब नहीं हुए तो कौन मानेगा कि सिस्टम खराब है? सब लोग यही कहेंगे तुम्हारे में कमी होगी। हम इस देश और दुनिया को बनाना चाहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया गया है। और बहुत लंबी बातें चौड़ी बातें न करके टू द पॉइंट, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो हमारे देश का निजाम आपदा में अवसर ढूंढ रहा था और 3 कानून पास करता है। किसानों की जिंदगी बदलने के नाम पर कृषि सुधार कानून, मजदूरों की जिंदगी बदलने के नाम पर मजदूरों के श्रमिक कानून, और तीसरी थी नई शिक्षा नीति। और सबसे बड़ी बुनियाद यह है, किसानों ने दूर से पहचान लिया कि किसानों सुधार कानून के नाम पर यह जो कानून बना है, यह हमारी फसलों और नस्लों को बेच देगा, बर्बाद कर देगा। 13.5 महीने वहां पर डट गए, दिल्ली को घेर लिया, 750 किसान शहीद हुए, मगर अपनी फसलों और नस्लों को बचने से बचा लिया। इस देश के लोगों ने कलम और किताब को बिकने से नहीं बचाया, और शिक्षा नीति बिना डिबेट के, बिना संसद में कोई बहस किए देश में लागू हो गई। केवल 3 क्लॉज बता रहा हूं शिक्षा नीति का। एक क्लॉज कहता है कि पहले यूजीसी बना करती थी, वो फंड देगी, सरकार पैसा देगी, तब विश्वविद्यालय चलेंगे। अब हेफा बना है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, लोन लेगा, पटना कॉलेज लोन लेगा हेफा से, कि 1 साल का इसका खर्चा अगर 50 करोड़ रुपए का है तो 50 करोड़ रुपया हेफा से पटना कॉलेज लोन लेगा, और अगले 10 साल में किस्तों में इसको वापस चुकाना होगा। तब एक बात बताइए कि कोई भी कॉलेज जब लोन लेगा तो क्या ज्यादा लोन लेना चाहेगा कि कम लोन लेना चाहेगा? आप बताइए, ज्यादा क्यों लेगा? ज्यादा लेगा तो चुकाना पड़ेगा, तो लोन कम से कम लेगा ताकि कम से कम चुकाना पड़े। तो लोन वहां से कम लेगा तो उसके बाद क्या होगा, खर्चा जो होगा उसको कैसे व्यवस्थित करेगा? 2 ही रास्ता है, खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। तो खर्चा घटेगा कैसे? 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डाला जाएगा। वेद भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो यहां तो कम से कम जागरूक करने के लिए ये लोगों के बीच जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ मीडिया में कहा जाता है, अब ये लोग जानते हैं, खबर वो नहीं है जिसको सरकार दिखाना चाहती है, खबर वो है जिसे सत्ता छिपाना चाहती है, उसका काम ये लोग करते हैं। तो इसलिए इन तमाम लोगों को हम कहते हैं वो तो बिक गई है मीडिया, असली ये तो सोशल मीडिया वाले लोग, सोशल मीडिया के असली लोकतंत्र के चौथे खंभे बन गए। अगर इन्हें रहे तो हमारी बात कौन दिखाएगा? इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा और 40% सिलेबस स्वयं ऐप बन गया है, ऐप पर बैठकर घर में पढ़ाई होगी। ये बताइए, ये पटना कॉलेज बंद कर दिया जाए, यहां अंबानी और अडानी का एक शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए, गांधी मैदान में लगा था मेला, इतना ट्रैफिक लग गया कि हमको देर हो गई आने में। और अगर यहां पर शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए, सोचिए 2-3 उद्योगपति अगर इस सड़क से गुजरता होगा तो वो सब सोचता होगा और मुख्यमंत्री से कहेगा कि कितनी कीमती जमीन यहां खाली पड़ी हुई है, इसको हमको लीज पर दे दीजिए, हम यहां एक मल्टी स्टोरी मॉल खड़ा कर देंगे ताकि विकास दिखेगा। आपका विकास का ये मॉडल बनाया जा रहा है। इसलिए विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की जमीनों को लीज पर दिया गया। ये इस देश का खतरा सबसे बड़ा है। और 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला जाएगा तो आप घर बैठे पढ़ाई करिए और घर बैठे आपको डिग्री मिल जाया करेगी। तो डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और ये जो बातचीत का, संवाद का माहौल है, इन्होंने, गौतम आनंद ने कहा कि ये वो जगह है जहां से एक वक्त में जब तानाशाह सरकार हुई तो उसके खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ यहां से क्रांति का बिगुल बजा था, और वो भी छात्रों और नौजवानों ने बजाया था। अगर विश्वविद्यालय न होते तो क्रांति कहां से होती? इसलिए मैं कहता हूं कुछ सिलेबस तो एक समाज का बनाइए। समाज के सिलेबस में एक के पहला चैप्टर रखिए गुलामगिरी, दूसरा चैप्टर रखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तीसरा चैप्टर रखिए विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह का, और कहिए कि क्लर्क बनाने वाली पढ़ाई हमें नहीं चाहिए। क्लर्क बनाने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है।
और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लड़ाई लक्ष्मण यादव की नहीं है, वो लड़ाई उस शिक्षा नीति की है जो 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालने जा रहे हैं। तो जैसे ही 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालेंगे, 40% शिक्षकों की नौकरी खत्म हो गई कि नहीं? एक YouTube पर वीडियो बनेगा, आप जाके उसे देखिए, न कोई डिबेट, न कोई डायलॉग, न कोई डिस्कशन, चुपचाप वही आप वीडियो देख करके अपनी डिग्री घर बैठ के लीजिए। शिक्षा बर्बाद। उसके बाद क्या कहा कि ये जो आमदनी बढ़ाई जाएगी, खर्चा ऐसे घटाया, आमदनी बढ़ाने का स्रोत किसी विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज के पास क्या है? विद्यार्थी की फीस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरा अपना विश्वविद्यालय, 400% वहां फीस बढ़ा दी गई। जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया उनके ऊपर मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया। उमर खालिद, वो जेल में आज हो गया 303 साल से ज्यादा है। मेरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हैनी बाबू, वो जेल में है। और विद्यार्थियों ने जब कहा कि फीस बढ़ाना गलत है, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-12 साल पहले जिस कोर्स की पढ़ाई की फीस 4,000 हुआ करती थी, आज वो 40,000 पहुंच गई है। बताओ, गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान का बच्चा DU, JNU और पटना कॉलेज में पढ़ पाएगा कुछ दिनों बाद? ये हो रहा है इस देश में शिक्षा व्यवस्था के साथ। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति कर रही है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनाइए, वह कोर्स खोलिए जो बाजार में बिक जाए। शिक्षा वस्तु हो गई है जो खरीदी और बेची जाएगी। इसलिए इस बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाह रहे हैं। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। इंटरव्यू कैसे हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। मैं तो कुछ बातों की आलोचना होनी चाहिए कि अगर शिक्षा व्यवस्था यहां की भी गड़बड़ है तो इसकी भी आलोचना विद्यार्थियों और नौजवान को करनी चाहिए। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके लिए कोई घर बैठ करके नहीं करना जाएगा, क्योंकि वहां भी तो कंपनियां बैठी हैं कि हमको टीचर भर्ती वाला टेंडर हमको दे दीजिए, हम आपको सप्लाई करेंगे मास्टर को, तो उसका विरोध करना होगा। लेकिन एक चीज जो यहां की अच्छी थी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया, प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए तो एग्जाम के तहत होनी चाहिए। यूपीएससी की तरह एक आयोग बनाया जाए जो सारे प्रोफेसर की नियुक्ति करे। ये सब भाई भतीजावाद और आरएसएस का कैडर, और ये हमारे यहां तो पर्ची चल रही है भाई, ये सब बंद होना चाहिए। हमारे यहां एक बड़े हिंदी के विद्वान हैं, अब ये हमारे यूपी के हुआ करते थे, जेएनयू में प्रोफेसर थे, हिंदी के बड़े विद्वान थे। जो लोग हिंदी की दुनिया के वो समझ जाएंगे, जेएनयू और जेएनयू बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उनके भाई बीएचयू के प्रोफेसर थे। अब सुनना एकेडमिया के क्या होता है। पहले के जमाने में चिट्ठी हुआ करती थी, चिट्ठी लिख करके अपने छोटे भाई को बड़ा भाई जेएनयू से कह रहा है कि सुनो, ये जो तुमने कैंडिडेट दिया था फला यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट करने के लिए, वो तो इंटरव्यू में एक भी जवाब नहीं दे पाया, मगर चूंकि मैंने वादा कर दिया था तो उसको वहां प्रोफेसर बना दिया हूं। लेकिन अगली बार पैरवी करना तो कम से कम कुछ जुबान खोले ऐसे व्यक्ति की पैरवी करना, अगली बार ये तुम्हारा माना नहीं मानूंगा। ये खुलेआम रिकॉर्ड है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इशारे में आप समझ जाएंगे। ये होता है विश्वविद्यालयों में। आप किसी के प्रोफेसर के भाई हैं, भतीजे हैं, पत्नी हैं और तमाम तरह के रिश्तेदार हैं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति इसलिए केवल प्रोफेसर हो गया क्योंकि अपने प्रोफेसर का स्कूटर केवल वही चला पाता था, इसलिए उनको लगा कि अगर कैंपस आना जाना रहेगा तो स्कूटरवा कौन चलाएगा, उसको नौकरी दे दी भाई। ये हाल है एकेडमिया का और शिक्षा व्यवस्था का। और इसलिए मैं आपसे वो किस्सा कहना चाहता हूं, ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। मामला केवल एक लक्ष्मण यादव के निकाले जाने का नहीं है। हम तो चलो बाहर बोलते थे, इन तानाशाहों की आंख में आंख डाल करके सवाल करते थे, क्योंकि उसकी छूट इन विश्वविद्यालयों में मिली है। अगर इस विश्वविद्यालय परिसर में ये हम सभा कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि किसी दिन यहां पर अगर शाखा लगाई जाएगी तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे DU में, जेएनयू में अब केवल शाखा लग रही है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक प्रोग्राम करना चाहेंगे तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी, जबकि होना यह चाहिए कि सबके लिए खुला रहे। जैसे सिलेबस बदला जा रहा है, यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई। सिलेबस को ओरिएंटेशन जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बजाय पूरी तरह से अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद का एक सिलेबस नैतिक शिक्षा की कक्षाओं में एक किताब के रूप में आएगा, जिसका पहला चैप्टर एक ऐसे व्यक्ति पर होगा
जो काला पानी की सजा पाने के लिए जब जेल में थे तो रात में एक बुलबुल आती थी और उससे पूरा भारत घूम लिया करते थे। पहचान रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? बुलबुल से पूरा भारत घूमते थे। ये आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। अगली बार जब एक अगला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक बच्चा बचपन से इतना प्रतिभाशाली था कि नाली के गैस से चाय बनाया करता था। यह सिलेबस में होगा भाई, क्योंकि वो देवी देवता के अवतार बना दिए जाएंगे ना। सिलेबस ऐसा बदला जा रहा है और हम आपको दस्तावेज के साथ कह रहे हैं। हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश सरकार के प्राथमिक स्कूलों के सिलेबस को देख लीजिएगा एक बार। सिलेबस अगर बदला जाएगा तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कहां जाएगा? फिर आपका भी बच्चा कहेगा कि बादल आ गया है, अब रडार काम नहीं करेगा, अब जो है मिसाइल छोड़ देनी चाहिए। यह आपके देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ हो रहा है। सिलेबस बदलने के लिए यह सारी चीज हो रही है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स बन रहे हैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। हमारे यहां तो जन आंदोलनों में नारा लगाया जाता था ना भाई, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो नारा क्या लगता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर साल शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। शिक्षा का पैसा किसी और चीज पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है और तमाम लोग इस देश को, अगर शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो अपने आप कई तरह के फायदे उन्हें मिलेंगे। सस्ता श्रम मिलेगा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूरी करने के लिए चुपचाप कोई भी काम करने को तैयार होंगे। तो उद्योगपति का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनपढ़ कुपड़ भीड़ हो तो चुपचाप 10,000 5,000 में आप नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर शिक्षित होंगे तो आप कहेंगे ना कि पीएचडी की डिग्री लेकर कोई पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं हो सकता, हमारी काबिलियत के मुताबिक हमें रोजगार देना होगा। तो जब ये सवाल आप पूछेंगे तो शिक्षा आपके सामने बाधा हो। तो इसलिए नेता और तमाम तरह के उद्योगपति मिलकर के शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। और एक किस्सा मैं अपनी क्लास का सुनाना चाहता हूं और इस बात को आखिरी बात कह करके फिर हम आगे की योजना बताकर आपसे विदा लेंगे। मेरी क्लास में एक विद्यार्थी था, वो पीछे कोने बैठा रहता था और हर क्लास में सोता था। 3-4 दिन मैंने उसको टोका कि तुम सो क्यों रहे हो, वो चुपचाप जाग जाए। एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि तुम रोज क्यों क्लास में सोते हो? तो उसकी आंख भर आई। तो मैंने कहा कि यहां बताने लायक कोई बात नहीं है? तो उसने कहा नहीं, पटना के लोगों, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, इसलिए एक किस्सा आपको कहना चाह रहे हैं। उस बच्चे से मैंने कहा कि क्लास के बाद तुम बाहर आकर मुझसे मिलना। और जब उस बच्चे ने बाहर आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि सर अब कभी नहीं सोऊंगा क्लास में, मैंने कहा छोड़ दो ये बात, तुम सोते क्यों हो ये बात बताओ। तो उसने कहा कि सर अब कल से नहीं सोऊंगा, लेकिन बता नहीं सकता। मैंने कहा बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर किसी से कहिएगा मत, मैं जब यहां से लौट कर जाता हूं तो 2 बजे से 10 बजे तक मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं। और सुनिए उसके आगे के हुए किस्सा, मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं साइकिल से दिल्ली में, और उसके बाद 10 बजे जब लौटता हूं तो केवल 3 बजे तक सो पाता हूं। 3 बजे उठकर अखबार हमारे यहां जो बंटता है उसको 3 बजे से 6 बजे तक मैं अखबार लेकर के, उस अखबार में वो जो ऐड देने के लिए पर्चा देते हैं, हर अखबार के हिसाब से 10 पैसा जोड़कर मुझे मिलता है और उस अखबार को पहुंचाता हूं। और तब उसके बाद 8-9 बजे आपकी क्लास में आता हूं। इसलिए मैं रात में सो नहीं पाता तो दिन में मुझे नींद आ जाती है क्लास में, लेकिन आपकी क्लास छोड़ना नहीं चाहता। यह सोचता हूं कि कुछ तो कान में पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी पढ़ाई छूट गई सर तो मेरे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं मजदूरी करके उन्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज मुझे क्लास में मत भगाइएगा, मुझे क्लास में रहने दीजिएगा। अब कल्पना करिए कि अगर मैं उस दिन उस बच्चे को डांट देता, बेइज्जत कर देता, जलील कर देता कि क्यों क्लास में सो रहे हो, शायद वो अपना दर्द मुझसे नहीं कह पाता। मैं जानता हूं कि अगली बार
उस तरह के बच्चे अब मेरे विश्वविद्यालय में, मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं बाहर निकल के ये बात कहने आया हूं कि इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम के हाथ से शिक्षा पूरी तरह से छीन ली गई है और केवल पूंजीपतियों के हाथ में वो व्यवसाय बन के रहेगी। आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम शिक्षा बचाओ और संविधान बचाओ का ये अभियान छेड़ना चाहते हैं ताकि देश बचा सके, तब जाकर के शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और इसलिए नहीं कि ये कोई महान काम है, ये इसलिए क्योंकि हमने इन तालीमी इदारों का फायदा लिया है। अगर हम संविधान बचाने की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि उस संविधान का लाभ हमने लिया है। अगर हमने ये चंद 100 रुपए फीस से इन तालीमी इदारों से पढ़ाई करके यहां तक का सफर तय किया है तो अपने सामने वो सीढ़ी तोड़ी जा रही है, हमें दर्द नहीं होगा। और अगर हम नहीं बोले तो जो व्यक्ति बाहर रिक्शा चला रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो आपका स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने कैसे आएगा? जब उसे यह लगेगा कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी नौकरी बचाने के लिए डर कर बैठे अंदर। कल को यहां पर फरमान आ गया है, विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिल्ले इलाही की तस्वीर लगी है और उसके बगल में प्रोफेसर पोज दे रहे हैं। यहां शिक्षा व्यवस्था को तुमने पहुंचा दिया। हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। फ्रांस में जब नौजवानों की क्रांति हुई, वहां के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उनके प्रोफेसर उस रैली में आगे आगे पर्चा बांटते घूम रहे थे कि छात्रों, नौजवानों की क्रांति की जरूरत इस समय फ्रांस को है, और उसने वहां के इतिहास को बदल कर रख दिया। हमारे यहां का प्रोफेसर जाकर वहां पर शाखा लगाता है कि अगली बार हमको जल्दी प्रमोट कर दीजिएगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी कि नहीं बर्बाद होगी? मंत्री के गुलाम बन गए, प्रोफेसर का गुलाम बन गया। एक प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल की चापलूसी करता है क्योंकि वो चोरी करता है, क्लास की चोरी, सिलेबस की चोरी, और चुपचाप सब चोर एक दूसरे को मिला करके अपनी चोरी छिपा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इसे नौजवान और छात्र ही बचा सकते हैं देश को, और यह आखिरी वक्त है जब शिक्षा को बचाने जैसी कोई गुंजाइश भी बची है। मैं केवल ये बात कहकर आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, और इसलिए कि मांग करके ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। केवल नौजवान और छात्र ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जो समझ रहा है वो नहीं लड़ रहा है, तो जो नहीं समझ रहा वो कैसे लड़ेगा? आपका स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वो बचाने को कैसे आएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हमारी साथी डॉक्टर रितु बैठी हुई है, उसके ऊपर उसके कॉलेज के 35 बच्चों से कंप्लेन करा दी गई। जब उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो पता चला 35 में से 32 बच्चे फेक हैं, यानी प्रिंसिपल ने झूठी कंप्लेन बना दी, न उनके रोल नंबर है न वो बच्चे हैं, और उसकी नौकरी छीन ली गई। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो झूठे आरोप लगाकर आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, और अगर वो नहीं किया गया तो प्रोसीजर फॉलो करके लक्ष्मण यादव की तरह नौकरी छीन ली जाएगी। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर चंद्रशेखर सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको उसके विश्वविद्यालय में इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। और तारीख आने वाली है 17 जनवरी, जब इस देश में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कर दी गई थी। आज भी एक सवाल इस देश में पूछा जाना चाहिए कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद क्या हम विश्वविद्यालयों को बचाने लायक भी नहीं बचेंगे? ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जो बोल रहा है वो तो मारा ही जाएगा। बहुत सारे लोग चुपचाप जो बैठे हैं इस उम्मीद में कि वो नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे। चे गुवेरा की वो लाइन मैं बार बार दोहराता हूं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं। और आखिरी में आपसे यह आगाज करना चाहते हैं, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। भले ये थोड़े से लोग हैं, भले ये 2-3 दिन में ये गौतम आनंद जी और इनकी पूरी टीम ने और आप सब तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम कर दिया, और अभी भी हम यहां पर खड़े होकर ये आगाज कर चुके। एक शेर मुझे बहुत मौजू लगता है, वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं इस वास्ते सफर में इस एतमाद पर हूं, उभरेंगी मंजिलें मेरी ठोकरों की धूल से। और इसलिए हम यह आगाज करना चाहते हैं। मैं जानता हूं
कि ये करने के बाद अब मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठने लायक नहीं, वो देखते ही वो मुझे नौकरी से निकालेंगे। लेकिन तुम छीन सकते थे तो केवल नौकरी थी वो तुम छीन लिए, हौसला और हिम्मत तुम कैसे छीनोगे? उसे लेकर भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के ख्वाब को कैसे छीनोगे? बिरसा, फूले, अंबेडकर के और संविधान और मंडल कमीशन के इस सपने को कैसे छीनोगे? हम इस सपने को लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक जाने की कोशिश करेंगे, उस आखिरी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे कि जब ये सब बर्बाद हो रहा था तो कुछ थोड़े से लोग थे जो उस बर्बादी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। हमें पता नहीं कि अगला कार्यक्रम कहां हो पाएगा। बिहार के साथियों ने हिम्मत दी है, सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने हिम्मत दी है, और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करके जा रहा हूं, सवाल केवल भाषण देने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम सब तो कन्विंस लोग थे ना, तो कोई कन्विंस कराकर कोई कामयाब कार्यक्रम नहीं होता। लेकिन आपने हमें हिम्मत दी, आइए हम दोनों मिलकर एक संकल्प लें। अब तो वैसे ही बेड़ी काट दी है, पहले मैं सैटरडे और संडे ही जाकर संविधान और मंडल की बात किया करता था, मानवता की बात किया करता था। अब तो 7 दिन हमारे पास हैं। आप जिस दिन बुलाएंगे हम आपके गली चौराहे तक भी आने की कोशिश करेंगे, दरी बिछाकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और इस कार्यक्रम की श्रृंखला को यहां से शुरू करना चाह रहे हैं। बिहार के जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये तमाम हैं, उन सब जगह अगर आप कार्यक्रम रख सकते हैं तो रखिए। हम सब आपस में राय मशवरा करके हर जगह चल के कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। यूपी में करेंगे, राजस्थान में करेंगे, पंजाब में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, और ये सारे कार्यक्रम करते करते हम चाहेंगे कि बंदूक और तलवार हारे, कलम और किताब जीते। इसी उम्मीद में ये आप सब लोगों के कार्यक्रम के साथ वो बिंब मुझे बार बार याद आता है। कबीर से शुरू किया था, कबीर पर ही खत्म कर रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। ये घर फूंक करके चलना होगा, तभी हम सेफ जोन में बैठ करके चाहें कि मुट्ठी भी तनी रहे और कांख भी दबी रहे, इससे क्रांति नहीं होती। हम लोग अगर समझते हैं तो थोड़ा वक्त निकाल कर के कलम और किताब बचाने की लड़ाई को लड़ें। और इसी बात के साथ वो आखिरी बिंब, और ये जो आयोजक है सोशल जस्टिस कमेटी, आर्मी, अच्छा नाम भी आपने आर्मी रखा है, रिसर्च पटना यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स एसोसिएशन होगा। हमने रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, फेलोशिप क्या चीज होती है रिसर्चर से पूछिएगा। फेलोशिप से हर जगह 10 में 9 बार आप देखेंगे कि अपने किसी छोटे भाई बहन या रिश्तेदार के बच्चों को फीस देते हैं, तब जाके फेलोशिप की अहमियत समझ में आएगी। और ये सारा किस्सा मैंने अपनी किताब में लिखा है। जाते आते केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं, ये कार्यक्रम बड़ी मेहनत से किया होगा और आप सब इतनी देर तक बैठे रहे। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। किस बात की नाउम्मीदी? और इतने लोग अगर इतनी रात तक यहां बैठ करके इस शिक्षा और संविधान की बात कर रहे हैं तो मैं नाउम्मीद नहीं हूं। वीरेंद्र डंगवाल की कविता आपसे साझा करके जाना चाहूंगा कि आएंगे उजले दिन, जरूर आएंगे, अच्छे दिन नहीं, उजले दिन आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है। अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। इस कविता के साथ आप सबसे यही गुजारिश है, कलम और किताब बचाने की इस लड़ाई को सभी संगठनों के लोग एकजुट हो जाइए, सभी तरह के लोग एकजुट हो जाइए, सब लोग अपना झंडा बैनर लेकर आइए, सब अपने संगठन का पर्चा बैनर लेकर आइए और अपने अपने कैंपस का दर्द अपने दिल में लेकर आइए। सड़क चौराहे पर खड़े होंगे और आम इंसानों को सुनाएंगे कि अगर बचा सकते हो तो अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचा लो, इस देश की शिक्षा और संविधान को बचा लो। हमने नाक बड़ी कर ली, दिल छोटा कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में बहुत मतभेद था, लेकिन अंत में दोनों मिलकर काम करना चाह रहे थे। भगत सिंह और लाला लाजपत राय में बहुत मतभेद था, लेकिन उनको लाठी पड़ी और बदला भगत सिंह ने लिया। बड़े बड़े इतिहास
हमारी अलगाव के वजहों से नहीं, हमारे जुड़ने और एक होने के इतिहास रहे हैं। हमने नाक लंबी कर ली, दिल छोटा कर लिया। मैं देश भर के तमाम संगठनों से, छात्र संगठनों से, शिक्षक संगठनों से, नौजवानों से यह अपील करता हूं कि आइए पूरे बिहार, पूरे उत्तर भारत में एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आज से ही कैंपस कैंपस एक मुहिम शुरू कर दें। हर कैंपस का दर्द कहेंगे, शिक्षा का दर्द कहेंगे और कलम और किताब बचाने की लड़ाई को अब एक इंकलाब का रूप देंगे, ताकि आने वाले वक्त में जब 25 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमसे पूछे कि तुम्हारी आंखों के सामने जब सब बर्बाद कर दिया जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, मैं आंख में आंख डाल के कहूं कि अपना सब कुछ लुटाकर मैं पटना कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ खड़े होकर शिक्षा और संविधान बचाने का संकल्प लेकर आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।